जय हिंद। वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आंसर पेपर और बोर्ड एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 10 साइंस का 2022 का सेट 3 करेंगे। और आप चाहे जो आपके पास अंसाल्व है, अग्रवाल है, HM है, एक्स है, राजीव है, सबका आप सेट मिला लो बस। ये ऐसे कोड हमारे पास है VL, तो 2022 में VL जो मिल जाए वही वाला सेट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के अगर फोकस पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है। कैसे बनता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। किरण आरेख देख लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। अब इस पे कोई वस्तु रखी गई है, ये क्या है, ये ध्रुव होता है P। अब P के बगल में क्या होएगा, P के बगल में हमारे पास होता है F। ये क्या है, F है। और यहाँ कहीं क्या होता है, यहाँ कहीं इसका होता है वक्रता केंद्र C। अब वस्तु रखी है F पर, ये O डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रतिबिंब खींचने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण क्या होती है, इस वक्रता केंद्र पर अविलंबवत गिरती है और सीधे इसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें देखो एक दूसरे को कभी दूर कहीं जाकर अनंत पे काटेंगी। कहाँ काटेंगी, अनंत पे। और जहां काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अनंत। राइट आंसर क्या होगा, अनंत। खा में बोल रहा है, खा में बोल रहा है कि दिन में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इसमें हीरा दिया गया, जल दिया गया, कांच दिया गया, केरोसिन दिया गया। तो हीरा में सबसे न्यूनतम होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर दिया गया है। ग में बोल रहा है हमसे कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो अगर 5 ओम प्रतिरोध का कोई तार है उसको 5 बराबर भागों में काटेंगे, मतलब 5/5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा। तो राइट आंसर 1 ओम हो जाएगा। अगला है वैद्युत शक्ति का मात्रक। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा बच्चों लोग, वाट होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर दूसरे का नंबर है, दूसरे का इसमें बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की वाहनों में उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है। उत्तल दर्पण का वाहनों में प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है प्रतिबिंब सीधा, और ये प्रतिबिंब हमें क्या देता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, या बोल सकते हैं छोटा बनाता है। इसका जो प्रतिबिंब होगा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो अब वाहनों में प्रयोग क्या होता है, जो साइड मिरर में लगते हैं, साइड मिरर का काम क्या होता है, पीछे से आने वाली गाड़ी को दिखाना। तो अब जैसे किसी वाहन में लगा है तो पीछे देखो ट्रक आती, बस आती है, कार आती है, तो अगर इसका प्रतिबिंब छोटा दिखाएगा तभी, क्योंकि जो शीशा होता है छोटा सा होता है, उसी में हमें देखना रहता है। तो ये क्या करता है कि बड़े प्रतिबिंब या बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और उससे छोटा बनाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला खा नंबर है। खा में बोल रहा है बच्चों कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो F बराबर 30 दिया गया है। उसके बाद वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब हमें U का मान ज्ञात करना है कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बने। इसका प्रतिबिंब बनना है 20 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ हमें U का मान ज्ञात करना है। तो जो अवतल लेंस होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसमें हम लोग माइनस में लेते हैं, F का मान भी और V का मान भी। तो यहाँ लेंस वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। यहाँ से आएगा 1/F का मतलब 1/-30 बराबर 1/V का मान -20 है, और यहाँ से आएगा -1/U। इसको इधर लाएंगे तो आएगा 1/U बराबर 1/-20। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा +1/30। सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 60। तो 20×3 = 60 -3 हो गया, और प्लस में 30 दूनी 60। तो 1/U बराबर हो गया -1/60। U बराबर हो गया -60 सेंटीमीटर। तो अगर आप 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला गा नंबर है। गा नंबर है इसी में क्वेश्चन नंबर गा।
गा में बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो आप लिख लेंगे सिंपली, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु अधिक दूर की वस्तुएं में स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और बोल रहा है इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, तो निवारण के लिए हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस। निवारण के लिए कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति का किरण आरेख खींचो। तो अगर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा चाहिए, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में हो, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में होता है तो हमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और बड़ा सा बनता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ से हम तीसरे का तुम लोग पहले यहाँ पर क्या लिख दे, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में हो, वक्रता के बीच में हो, तो वक्रता के बीच में वो बोला इसका किरण आरेख खींचो। तो चलो एक आरेख खींच लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक क्या बना ले, एक अवतल लेंस बना ले, सॉरी अवतल दर्पण बना लेंगे। अब यहाँ हमारा P होता है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ कहीं F होता है, यहाँ कहीं क्या होता है, C वक्रता केंद्र होता है। अब बोला गया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता के बीच में, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं वस्तु रखी गई है, यहाँ पर कहीं क्या है, वस्तु रखी गई है। अब हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है, दो किरण आएंगी। तो ये क्या करेंगे, एक जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये यहाँ से होकर चली गई, ऐसे आई ऐसे जा रही है। दूसरी क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जहाँ पर ये वस्तु O डैश है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I डैश बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा। अब इसमें आपको थोड़ा लिखना रहता है कि हमने क्या क्या किया है रचना में। यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम इसको नाम देते हैं, O ये हमारी एक किरण OA हो गई, ये वाली OB हो गई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माना एक अवतल दर्पण है जिसका प्रकाशिक केंद्र P या जिसका ध्रुव P तथा फोकस F तथा वक्रता C है। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना एक प्रकाश की किरण O डैश A मुख्य अक्ष के समांतर जाती तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर लिखेंगे माना दूसरी प्रकाश की किरण O डैश B मुख्य फोकस से होकर जाती तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु O डैश का I डैश प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और आकार में बड़ा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना सा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वस्तु को लेंस व फोकस के बीच में रखते हैं, लेंस व फोकस के बीच में रखते हैं, फोकस के बीच में हो। तो लेंस और फोकस के बीच में होगा तो बना लेते हैं एक उत्तल लेंस। ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये लेंस है, यहाँ हम लोग फोकस F1 मान लेते हैं, इतनी दूरी पर दूसरा फोकस F2 होगा और ये कोई वस्तु रखी है O डैश। अब क्या होगा, यहाँ भी हमें दो किरणें चाहिए। एक जो प्रकाश की किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी क्या होगा, दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोनों किरणों को हम पीछे अगर बढ़ा दें, यहाँ पीछे कहीं बढ़ा दें, एक दूसरे को काटेंगे।
एक दूसरे को काटती है और ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, वस्तु आई आई डैश का या वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बन गया, आई आई डैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, जिसका फोकस F1 और F2 है, और वस्तु ओ ओ डैश फोकस और लेंस के बीच में रखी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना एक प्रकाश की किरण OA मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा जो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण O डैश V लिख देते हैं, O डैश B जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती तथा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाती है। इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों किरणों को पीछे मिलाने पर आई डैश पर काटती है और वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। और उसके बाद आकार में वस्तु से क्या है, बड़ा है, आकार में वस्तु से बड़ा है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये किरण आरेख है, आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी में बोला है 3 के बाद चौथा नंबर है। चौथे में बोल रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो सिंपली प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो है ये ओम होता है। तो ये चौथा है 3 4, 3 का खा नंबर है, 3 का खा नंबर। इसमें बोल रहा है प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। तो ये आपका सिंपली ओम हो गया। इसी में क्वेश्चन दिया गया है कि एल लंबाई तथा ए मोटाई का तार प्रतिरोध 10 ओम है। इसी तार के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तार 1 है, तार 1 है, और कोई तार क्या है, तार 2 है। तो पहले में बोला गया कि इसकी L1 की लंबाई, पहले तार की लंबाई हमने L1 माना है, ये L दिया है। इसका क्षेत्रफल जो है उसको A1 मान लिए हैं, ये कितना दिया है, A दिया है। और इसका प्रतिरोध R1 बराबर क्या दिया, 10 ओम। और जो दूसरा तार है वो पहले की अपेक्षा, मतलब इसकी लंबाई L2 होगी, ये पहले का L/3 है, और इसका क्षेत्रफल जो A2 होगा वो पहले का कितना है, 3a है, 3a है। तो बोला है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि एक ही पदार्थ के दोनों तार बने हैं, तो एक ही पदार्थ के दोनों तार बने हैं तो इनमें रो का मान दोनों का बराबर होगा, रो1 बराबर रो2 बराबर रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एक ही तार के लिए बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं R बराबर रो L/A, R बराबर क्या जानते हैं, रो L/A होता है। अब अगर हम लोग पहले दूसरे तार के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर रो का मान 1 होगा तो रो L1/A1। दूसरे के लिए क्या होगा, अच्छा इसको साथ में डिवाइड कर देते हैं, साथ में क्या कर दें, भाग दे दे। तो R2 बराबर क्या होगा, यहाँ से आएगा रो L2/A2। तो यहाँ से रो कैंसिल हो गया, R1/R2 क्या आएगा, ये आएगा, A2 ऊपर जाएगा तो आएगा L1/A2, और बटे में ये वाला A1 बटे में L2। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख दो, तो L1 का मान देखो कि R1 का मान दिया 10 ओम, तो ये 10 ओम आ गया, बटे में R2। L1 का मान क्या है, L है, कैपिटल L है। A2 का मान क्या है, A2 का मान है 3a हो गया। A1 का मान कितना है, A है। L2 का मान कितना है, L2 का मान L/3 है, L/3। L से L कैंसिल हो गया, A से ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 10/R2, 10/R2 बराबर 3 ऊपर गया, 3 त्रिका 9, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका R2 बराबर आ गया, ट्रांसफर कर दो, ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा 10/9 ओम, 10/9 ओम। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इसी में, अथवा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर हमें 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उसको देख लेते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, यही सब एग्जाम में रिपीट होंगे। तो 3 प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध है, 1 है, 2, 3 प्रतिरोध है। इसको जोड़ दिया हमने बैटरी से जोड़ दिया, और ये बैटरी है, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, और ये हमारा प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ मान लेते हैं A और B है। अब यहाँ पर होता क्या है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध के लिए धारा सेम होती है, मतलब अगर यहाँ से I धारा जाएगी तो सबका धारा क्या होगा, I। विभवांतर सबका अलग होगा, तो पहले का विभवांतर V1, दूसरे का विभवांतर V2, और तीसरे का विभवांतर क्या मान लेते हैं, V3 मान लेते हैं।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। माना प्रवाहित धारा I है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखें कि R1 R2 R3, अच्छा यहाँ अगर प्रवाहित धारा I है, कुल विभव या विभवांतर क्या होगा, अगर हम लोग कुल विभवांतर इनका V मान ले, कुल विभवांतर V मान ले तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, कुल विभवांतर बराबर कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। तो इसे मान ले। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से R1 R2 R3 का विभवांतर निकाल लें। तो R1, R2, R3 का विभवांतर, तो ये विभवांतर कितना होगा, ये R3 का विभवांतर होगा V1 बराबर, V बराबर फार्मूला क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। तो पहले के लिए हमने V1 माना, धारा क्या सब में है, सब में I, सब में धारा क्या जाएगी I है, एक समान धारा I, तो यहाँ I R1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा I R1। दूसरे के लिए क्या होगा, V2 बराबर I R2 होगा। तीसरे के लिए क्या होगा, V3 बराबर I R3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन सब का मान उठा के यहाँ रख दे तो क्या मिलेगा, V बराबर V1 प्लस V2 मतलब I R1 प्लस I R2 और प्लस में I R3 मिलेगा। अब इसके बाद बच्चा लोग क्या आएगा, V बराबर I कॉमन ले लो तो मिला R1 प्लस R2 और प्लस में R3 मिला। अब इसको मान ले समीकरण नंबर 1। अब अगर हम बोले कि A और B के बीच विभवांतर V है, यदि A व B के बीच विभवांतर V हो, तो A व B के बीच विभवांतर क्या हो, V हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हम जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 बराबर कर लो, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से ये बराबर, तो ये दोनों समीकरण बराबर होगा तो क्या मिलेगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर में ये क्या आएगा, I R आएगा, I से I कट गया तो R बराबर क्या मिला है, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस में R3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धारा जनित अथवा डायनमो क्या होता है। बच्चा लोग ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, तो हम लोग पढ़ते हैं, इसका फिगर हमने बना लिया है। तो जो धारा जनित अथवा डायनमो होता है, इसका मतलब है कि धारा जनित अथवा डायनमो एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को लगातार वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पे कार्य करती है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है कि जब अगर हमारे पास कोई कुंडली है, उसको तेजी से घुमाते हैं तो उसके फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा प्रेरित हो जाती है। तो वहां पर कुछ किया गया कार्य होता है और जो कार्य होता है उसी को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये काम होगा डायनमो का। अब इसके बाद जो ये इसका फिगर है, इसमें हमने एक कुंडली लगा दी जिसमें अधिक मात्रा में तांबे के तार को लपेटा गया है। उसके बाद इस कुंडली को A और B या बोल सकते हैं N और S चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसको हमने एक सर्पी वाले से जोड़ दिया है क्रियाविधि में। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होता है, जिसके अंतर, या ऐसे लोग बोल सकते हैं क्षेत्र चुंबक में कि यह एक शक्तिशाली चुंबक N और S होता है, जिसके ध्रुव N और S होते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर का मतलब होता है कि चुंबक के ध्रुव, ये चुंबक के ध्रुव है, चुंबक के ध्रुव में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो अलग अलग होती है, जो पृथक्करित होती है और इस पे अधिक मात्रा में तांबे के तार को लपेटे, मतलब ये कुंडली, इसमें ऐसे ऐसे तार लपेटे रहेंगे, तांबे के तार लपेटे रहते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, सर्पी वलय। सर्पी वलय ये वाला होता है। सर्पी वलय आपका तांबे के छल्ले का बना होता है। यहाँ से क्या लिखेंगे कि कुंडली के सिरों का संबंध, मतलब ये कुंडली है, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग 2 तांबे के छल्लों से होता है। ऐसे ये देखो, इसका अलग संबंध है और इस वाले का अलग संबंध है। तो कुंडली के छल्लों का संबंध 2 अलग अलग तांबे के कुंडली के सिरों का संबंध 2 अलग अलग तांबे के छल्लों से होता है, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, और अपने अक्ष के परितः घूमते हैं। मतलब कुंडली ऐसे जाएगी उससे ना मतलब है,
ये अपने स्थान पे क्या करेंगे, घूमते रहते हैं। और इनके बगल में दो ब्रुश लगी होती कार्बन की, एक्स और वाई, मतलब एक से धारा जाएगी और दूसरी से धारा आएगी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्रियाविधि या कार्यविधि। क्रियाविधि या कार्यविधि, तो क्रियाविधि या कार्यविधि में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चाहिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि अगर हम अपने हाथ के तीनों, दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले गति की दिशा, और ये जो दूसरी उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मध्यमा जिधर रहेगी वो हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा। तो हम लोग यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा निकालना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि क्रियाविधि में क्या आएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, तो क्या होगा जब ये कुंडली घूमेगी, इसको मान लेते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है। जब ये कुंडली घूमेगी, ABCD घूमेगी, तो इसके फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे जैसे ये हमारे पास कुंडली है, ये कुंडली है, अब क्या होता है इधर चुंबक रखा तो इधर से क्या जाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। अब यहाँ से कम से ज्यादा जा रही है, मतलब इनके बल रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और बल रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, या ऐसे बोल सकते हैं बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, और जिसके कारण जो कुंडली का सिरा AB है ऊपर की ओर उठ जाएगा। मतलब जब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, कुंडली को घुमाएंगे तो ऐसे उठेगा। ये वाला मान लेते क्या है, ये वाला अगर हमारे पास A है, और ये वाला A है, ये वाला B है, ये C है, ये वाला D है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर उठेगा। ऐसे कहाँ उठेगा, ऊपर उठ जाएगा। अब कुंडली का सिरा जो AB भुजा है वो ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखो अब इसका एक भुजा ऊपर आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। तो हमें यहाँ धारा की दिशा ज्ञात करना है, तो किसका यूज करें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। अंगूठा बताएगा धारा की दिशा, धारा कहाँ, ऊपर, तो हमने ऊपर की ओर कर लिया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब इधर जाएगा। अब उसके बाद हमें धारा की दिशा कौन बताएगा, ये देखो, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब ऊपर की ओर है। ये वाला हो गया धारा की दिशा। तो फिर यहाँ से हमारा कौन सा आ रहा, धारा, मतलब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये कुंडली ऐसे घुमाएं तो ये CD कहाँ पहुँच गया, अंदर पहुँच गया। CD कहाँ पहुँच गया है, ये CD, ये पहुँच गया अंदर की ओर। अब अंदर की ओर पहुँच गया, मतलब चालक पर गति लग रही है अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर है। अब धारा कहाँ आ रही, नीचे आ रही है। धारा कहाँ आ रही है, ये अंगूठा, उंगली जो बताएगा धारा की दिशा, तो ये भाई कहाँ आ रही, नीचे आ रही। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से जो आपको कैप दिखाया गया, एरो दिखाया गया है, इसी के माध्यम से धारा इसमें प्रवाहित होगी। मतलब Y सिरे से धारा अंदर जाएगी और X सिरे से बाहर आएगी। फिर इसके बाद आधे चक्र के दौरान, अब आधे चक्र के दौरान मतलब ये ऐसे है, ऐसे पहुंच जाएगा, फिर से इधर आएगा। तो जब आधे चक्र के दौरान ऊपर आएगा तो CD क्या हो जाएगा, ऊपर, और AB नीचे हो जाएगा। फिर धारा की दिशा X से जाएगी और Y से वापस आएगी। तो ये इसकी क्या है, क्रियाविधि टोटली। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या है, क्रियाविधि। तो इस प्रकार से ये हमारा धारा जनित्र या डायनामो है। धारा की दिशा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी बनाओ, अपने हाथ का प्रयोग करो, और कॉपी या पेन जहाँ भी है उसके बाद ऐसे चित्र में रखो। जैसे जो लिया है, जैसे धारा की दिशा ऊपर है तो आप अंगूठा ऊपर कर दो, ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अंगूठी मतलब जहाँ जाएगी मध्यमा हो जाएगी धारा की दिशा। तो आप अपने आप निकाल सकते, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कारक पर लगने वाला बल। तो इसमें क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार जिसमें प्रवाहित धारा I तथा इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है, और इस चालक तार को इस प्रकार रखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब धारा ऊपर जा रही 90 में, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस पर लगने वाला बल हमें बताना है। तो इसमें माना में क्या लिखेंगे, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L तथा प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र B को इस प्रकार रखा गया है कि प्रवाहित धारा के एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा, मतलब चालक पर लगने वाला जो बल होगा, चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला जो बल होगा, ये बल जो होगा, ये जो बल है ये प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के। चालक की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब चालक तार
पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब ये बल जो होगा ये चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण 2 मान लो, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये बल जो होगा इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, मतलब F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, समीकरण 3। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग चालक में धारा का मान बढ़ाएं तो बल का मान बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाते हैं बल का मान भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई घटाएंगे बल का मान घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाए तो बल बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाए तो बल भी क्या होगा? सिंपली घटेगा। तो यहाँ से हम क्या कर ले, तीनों समीकरण से, मतलब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IBL। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट हटाएंगे जो अनुक्रमानुपाती है, तो ये कांस्टेंट आएगा F बराबर के IBL, जहाँ के क्या है, जहाँ के नियतांक है, जहाँ के नियतांक है और जिसका मान 1 होता है, के बराबर 1 होता है, तो यह बराबर क्या मिल गया? IBL। अब हम लोग बोले कि अगर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा की दिशा के साथ थीटा कोण बनाए, मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा के साथ, चुंबकीय क्षेत्र दिशा के साथ, धारा की दिशा के साथ थीटा कोण बनाए, तो थीटा कोण बनाए, तो अगर ये धारा की दिशा के साथ थीटा कोण बनाएगा तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा होगा। ठीक है, IBL साइन थीटा होगा, ये आपका फाइनली व्यंजक है। अब अभी और पूछा गया है कि हम लोग इस पे बल कैसे बताएंगे, तो बल बताने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि अगर हम लोग अपने बाएं हाथ के शुरुआत की या प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार रखें कि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये जो पहली उंगली है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा बताएगी धारा की दिशा की ओर रखेंगे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो आपको सिंपली फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। और ये पोर्शन हमारा फिजिक्स का समाप्त हुआ, और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लाएंगे केमिस्ट्री का पोर्शन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।